Yes, we are going to solve a PYQ question of CTET. तो CTET के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये किस सब्जेक्ट से है, तो ये है आपका EVS। देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है। पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। जो भारत है उसमें जो ठंडा रेगिस्तान है मानसून से क्यों नहीं प्रभावित होते हैं। तो देखते हैं क्या कारण है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है, ठंडे रेगिस्तान में गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती है, ऐसा तो नहीं है। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। हाँ ये तो है, हिमालय से ये क्या है, वृष्टि छाया। वृष्टि छाया का मतलब जैसे मान लीजिए इधर क्या है, बारिश हो रही है, ठीक, इधर मान लीजिए बारिश हो रही है, इससे बारिश हो रही है, लेकिन वहीं अगर इस साइड देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बारिश नहीं होता। और इसी को क्या कहते हैं, रेन शैडो। क्या कहते हैं, रेन शैडो कहते हैं, ठीक है, रेन शैडो कहते हैं। कह रहे कि ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली और कम हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो ठंडे रेगिस्तान में हिमालय वृष्टि छाया में होते हैं इसीलिए मानसून प्रभावित नहीं होते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जो ताजमहल है, ताजमहल के पीले होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारक रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जिम्मेवार है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कह रहा है कि क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर। देखिए जो ताजमहल है और ताजमहल के जो संगमरमर मार्बल्स यूज किए गए हैं उनको कहीं ना कहीं जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसी से क्या होता है, ताजमहल का जो रंग है वो फीका पड़ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि गोलकुंडा किला किसने बनवाया था। तो ऑप्शन है पल्लव वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश और काकतीय वंश। तो देखिए जो पल्लव वंश है, पल्लव वंश के जो संस्थापक हैं कौन है, सिंह विष्णु है। कौन है, सिंह विष्णु, सिंह विष्णु, ठीक है। और जो चोल वंश है, चोल वंश के जो संस्थापक है वो क्या है, विजयालय। क्या नाम है इनका, विजयालय, ठीक है। और जो चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश के जो संस्थापक है उनका नाम है पुलकेशिन। क्या नाम है उनका, पुलकेशिन, पुलकेशिन। तो कम से कम इतना याद होना चाहिए। और जो गोलकुंडा का किला है ये कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में पड़ता, और इसका जो बनवाने का जो श्रेय जाता है वो काकतीय राजवंश को जाता है। किसको जाता है, काकतीय राजवंश को। और इसके जो संस्थापक है उनका जो नाम है कुतुब शाह। क्या नाम है, कुतुब शाह। कुतुब शाह ने क्या किया था इसको बनवाने, कुली कुतुब शाह नाम है, कुली कुतुब शाह ने क्या किया था, बनवाया था। चल रहा है ना, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है इसको देखते रहो। देखो पूछा है गोलकुंडा वाला, तो जीएस से भी आ सकता है, ठीक है। तो जो तुम्हारे लिए इसको उसको नोट कर लो। अगला प्रश्न है, देखो कह रहा है ना, नोट करना है तो जल्दी से नोट करो, ये लो नोट कर लें जरूर। कह रहा है कि जो 15 ग्राम ml घनत्व और 3 ml आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान का क्या होगा। तो जो देखिए जो घनत्व होता है, घनत्व क्या होता है, घनत्व घनत्व बराबर क्या होता है, इसको छोटा कर दो थोड़ा सा। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन। क्या होता है, आयतन, ठीक है। द्रव्यमान बटा में क्या होता है, मंगल, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, घनत्व दिया है ना, और क्या दिया है, आयतन दिया ना, दोनों बस उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें कुछ क्या रहा है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जब इधर द्रव्यमान से गुणा करेंगे, द्रव्यमान को लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो घनत्व है और ये जो आयतन ये क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। घनत्व गुणे आयतन क्या हो जाएगा, आयतन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घनत्व हमारा कितना है, बोलो 15 है ना, और 3 क्या है, आयतन है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 45, ठीक है, 45 ग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़े, चलो निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, पता है अदिश राशि क्या होती है, बताओगे, अदिश राशि किसे कहते हैं। चलो सदिश ही बता दो, सदिश क्या होता है। देखो जिसका
मात्रा होगा और दिशा होगी, ठीक ना। सदिश, सदिश क्या है, सदिश की जिसकी क्या होगी, मात्रा प्लस दिशा, ठीक ना। जिसकी मात्रा और दिशा होगी वही क्या होगा, सदिश होगा। जिससे में क्या आ जाएगा, वेग, ठीक ना, विस्थापन, विस्थापन, ठीक, त्वरण, और भी सारे शब्द हैं, द्रव्यमान भी आता है। लेकिन पूछा क्या है, अदिश, अदिश पूछा है ना। अदिश राशि क्या होती है, तो वे राशियां जिनमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण, ठीक ना, क्या होता है, परिमाण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, द्रव्यमान, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। बाकी ये जो भार है ये क्या है, सदिश है, गुरुत्वाकर्षण भी सदिश है और संवेग भी सदिश है, ठीक है। जो द्रव्यमान है वो क्या है, वो हाँ, चाल नहीं, चाल वो तो स्पीड का है, वो तो मैथ में है ना। वेग पूछते, वेग, वेग को कहेंगे क्या, सदिश, लेकिन चाल अलग चीज है, वेग अलग होता है, चाल अलग होता है। चलो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है। तो सिंपल है, क्या कहलाती है बताओगे, एक ऐसी वस्तु बताओ, ठीक ना, जिससे कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती हो। अरे भाई यही है, इससे प्रकाश थोड़े आर पार हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अपारदर्शी, ठीक है, नोट कर लेना। अगला है प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक विलय की विघटन दर पर निर्भर करती है, किस पर करती है पता है क्या, ऑप्शन देख लो, भार है, दाब है, तापमान है, सतह क्षेत्र है, हाँ किस पर निर्भर करती है, हाँ तापमान पर, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, तापमान पर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, अब ये तो सब अलग है। कह रहे हैं कि सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण यानी कि पेड़ों का बचाव के लिए संवेदनशील बनाया जाए, ठीक ना, ताकि वो क्या करे, पेड़ पौधों को बचा सके, ठीक है। तो निम्नलिखित में से ऐसा क्या करने की सबसे उपयुक्त रणनीति बने। तो बच्चे को एक पौधा को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, सही है। कक्षा में बहस शब्द ही गलत है। समूह चर्चा कहीं ना कहीं सही होता है, लेकिन बेस्ट आंसर देखना होता है, पोस्टर बनाना। तो पोस्टर बनाने से हम संरक्षण नहीं कर सकते हैं, या मान लो हम बहस ही करेंगे कि पेड़ को ऐसे बचाना चाहिए, अब जब हम उसका इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तो कैसे पेड़ों का संरक्षण किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या हो जाएगा, पौधे को अपनाने और पोषित यानी कि उसकी देखभाल करना चाहिए, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं। चलिए क्लियर दिख रहा है, फोन में क्लियर दिख रहा है कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है। चलो, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित हैं, यानी कि कोई लड़का है, ठीक ना, और उसके गांव में कोई बीमारी आ गया, उस पर क्या करना है, सर्वेक्षण करना है, ठीक ना, सर्वेक्षण करना है। तो क्या करें, पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन पाठ्य पुस्तक में है नहीं। शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, मैंने कि उपयोगी नहीं है या सबसे उपयुक्त नहीं है, नेगेटिव बताना है इसका, ठीक। तो कह रहा है कि इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझाने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित हैं, ठीक है। इनसे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। अच्छा, जब बीमारी होगा तभी बच्चा सीखेगा, नहीं ना, जब कोरोना आएगा तभी हम मास्क लगाएंगे, कोरोना से पहले या बाद में तो लगा सकते हैं, सेफ्टी पहले रखना है। चौथा कह रहे हैं कि इनसे बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाना चाहिए। तो यही ऑप्शन क्या है, सबसे बेस्ट है, यानी कि उनको डाटा कलेक्ट करे कि कैसे खोज करे क्या बीमारी है, और एक साथ काम करने से बच्चे और तेजी से क्या होते हैं, सीखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है ना कि आपातकालीन परिस्थिति के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे, उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे,
उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों को सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करने के सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटकों पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी इलेक्ट्रॉनिक बिल इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? जितना बड़ा प्रश्न है उससे छोटा आंसर है, ठीक है। तो कह रहा है ना कि आपात स्थिति आ जाए तो उस कंडीशन में क्या किया जाना चाहिए, तो इसका अब ऑप्शन दिख रहा होगा साहब। तो क्या किया जाना चाहिए? तो मानववादी दृष्टिकोण से देखना चाहिए, या अनुभवात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, या फिर अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है क्या? खोज। क्या होता है? खोज। तो देखिए, हम किसी चीज को अगर खोजते हैं, सर्च करते हैं, तो उससे बच्चे क्या होते हैं? इंगेज होते हैं, बहुत तेजी से सीखते हैं। तो इस जो प्रश्न का आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 4। अन्वेषण दृष्टिकोण से क्या होता है? बच्चे में समझ उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। यानी कि जो समुदाय कम्युनिटी शब्द है, ठीक ना, एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि 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 इसके बाद ऑप्शन, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है? नहीं, आलोचना जब तक नहीं होगा तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आलोचना का मतलब अच्छाई भी होता है, बुराई भी होता है। हम जैसे कह दिए कि फलाना आदमी बहुत पढ़ने में तेज है, ठीक, तो तुम कहते हैं कहाँ पढ़ेगा, तू तो बस घूमता है, तो ये क्या हुआ? आलोचना हुआ। समझे? मैंने किसी का पैर खींचना, टांग खींचना, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्रिटिसिज्म कहते हैं, या क्रिटिसाइज करना। यह सस्ता और सुलभ है, बुझाइला? नहीं, मतलब आलोचना समझ में आया क्या होता है? हाँ, क्या होता है? टांग खींचना किसी का, ठीक ना। अब शब्द क्या है ना, अच्छाई और बुराई दोनों होता है। जो आलोचना है, ठीक ना, पॉजिटिव और क्या होता है? नेगेटिव भी होता है, ठीक ना। क्या होता है? नेगेटिव भी होता है, ठीक। पॉजिटिव नेगेटिव, बड़ाई और बुराई दोनों क्या है? आलोचना। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है, उनके पास समय है, अच्छा, और जो बाकी लोग हैं क्या बुद्धिमान नहीं है? तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। चौथा सही होगा ना, तो यही सही है, ठीक ना। समुदाय अधिगम ऐसा संसाधन है जो क्या करता है? यह वास्तविक परिस्थिति में भी सीखने का अवसर प्रदान करता है। जो अवसर शब्द ही है वो क्या है? टैग वर्ड है, उसको कहीं ना कहीं नोट करते रहेंगे। 86। चलिए अगला है, कह रहा है कि ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडी शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य। यानी कि हम कुछ भी सीख रहे हैं, ठीक ना, पेड़ पौधों के बारे में, तो उसे क्या करना चाहिए? अपने जीवन से या बच्चों के जीवन से जोड़कर ही देखना चाहिए। तो क्या रहा कि पाठ्यचर्या से बाहर जाना नहीं, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना। देखिए, लिंक करना शब्द सही है, लेकिन आगे देखते हैं। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, ठीक है, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण देखते हैं आगे। इसका एक बार और ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, थोड़ा क्वेश्चन को और समझते हैं। देखो, कह रहा है ना कि ईवीएस, थोड़ा सा दूर से देखने पे ही क्लियर वर्ड दिखता है। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? तो केवल पाठ्यचर्या माने जो करिकुलम रहता है उससे क्या है? केवल करिकुलम से बाहर होना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरण मुद्दे और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, ये भी तो ऑप्शन सही लग रहा है। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, ये भी सही लग रहा है। समृद्ध करने का तात्पर्य है, मैंने जोड़ने का तात्पर्य है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, ठीक है। इसका ये ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर 2 है, वो कहीं ना कहीं सही लग रहा है। पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, तभी क्या होगा? विद्यालय के, अच्छा ओके, इधर दिया है विद्यालय के बाहर, ठीक ना, जीवन से जोड़ना। तो जब विद्यालय के बाहर जाना है तो पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना पड़ेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहा है, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 87, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि माता पिता और बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, ठीक है। यदि दादा दादी या अन्य रिश्तेदार साथ रहे तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है, यानी कि एक होता है एकल परिवार और एक संयुक्त परिवार। एकल परिवार में कौन कौन आता है पता है? एकल में कौन कौन आता है? देखो, और पहले आना चाहिए था ना, देखो हमारे लिए अभी तो बस खत्म ही होने वाला है, कोई बात नहीं,
देखो फिर से क्वेश्चन को देख लो। अच्छा एक बताया था ना एकल परिवार क्या होता है? हाँ बताओ, मारेंगे नहीं, बताओ। पहले दिन फर्स्ट डे ही बताया था, क्या होता है बताओ। मतलब वो बता नहीं, जैसे माता पिता भाई बहन, माता पिता भाई बहन, ठीक है। हाँ एकल परिवार। संयुक्त में वो सब आ जाएंगे। हाँ तो देखो वही कह रहा हूँ, उस दिन मैं लिखवाया था ना इसको। और ये क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर का है ये। तो कह रहा है कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि माता पिता और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, ठीक। लेकिन दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो ये विस्तारित परिवार है, मैंने संयुक्त हो जाएगा और लंबा परिवार होगा। इस बारे में तुम क्या सोचोगे? ये कह रहा है, तुम क्या सोच के बताओगे? बताओ। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, बोलो। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। परिवार की परिभाषा गलत है? गलत है, ठीक है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, माने असहज महसूस कर रही है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? नहीं ना, ये इसलिए इसका नाम है सीटेड, जो सबको कंफ्यूज करे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो रमा है, जो शिक्षिका है, ये डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव जैसा क्वेश्चन बना दी कि एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है। हालांकि डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन का जो भाव है वो कह रहा है कि ये जो क्लास है ना, ये क्या है? समावेशी नहीं है। मतलब हम कहेंगे कि जो गोरे लड़के हैं इधर बैठे, जो काले लड़के इधर बैठे, गोरे लड़के इधर बैठे, काले लड़के इधर बैठे, तो ये क्या है? भेदभाव है कि नहीं? तो समावेशी हुआ, मतलब एक साथ हुआ नहीं ना। तो ये अलग अलग कर रही है, इसलिए कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन को बता रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 है ना। आज 2 क्वेश्चन मुझे भी परेशान कर दिया, एक ये वाला और एक ऊपर जो फंसा था वो वाला। देख लो ऐसा ऐसे क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 प्रश्न है और निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी कक्षा में गतिविधि है? कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? तो ईवीएस की क्लास में बताओ अर्चना, कौन सा क्या होना चाहिए? सैंपल का उपयोग होना चाहिए, फील्ड भ्रमण और चित्र पढ़ाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है। तो जो ईवीएस की क्लास है उसको ले जाकर फील्ड में, ग्राउंड में बैठाकर बच्चों को खेल के द्वारा भी पढ़ाना होता है। चलो, पर्यावरण अध्ययन में टीचर बन जाओगे तो क्या नाम है मेरे लिए? हाँ चलो, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम, जो हमारा पर्यावरण का सिलेबस है, जो हम पर्यावरण में पढ़ रहे हैं ना, बच्चों की समग्र शिक्षा का माने पूरे उनके 360 का कारण बन सकता है। विषयगत होना चाहिए तो वो क्या होगा? प्रभावी होगा। एकीकृत होगा तो क्या वो प्रभावी होगा? समावेशी होगा तो क्या वो प्रभावी होगा? तो हाँ, यदि समावेशी शिक्षा है तो बच्चे और तेजी से सीखेंगे। एकीकृत है और मान लो सबके लिए अलग अलग हम सिलेबस ही डाल दें तो क्या सीखेगा बच्चा? तो सभी के लिए एक होना चाहिए कहीं ना कहीं। विषयगत माने कि पहले क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है। मान लो हमको इंग्लिश पढ़ाना है तो हम सबसे पहले मान लो पार्ट ऑफ स्पीच में हम शुरू कर दिए एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव पहले नहीं ना समझ में आएगा, उससे पहले हमको क्या करना होगा? नाउन बताना होगा। तो वैसे ही विषयगत होना चाहिए कोई भी चीज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, अगला कह रहा है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों का एक अध्याय है। सपेरों के बारे में बताए थे ना कि सपेरों को क्या कहते हैं? बताओगी क्या कहते हैं? ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा ऐसा ना। देखो, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों के बारे में एक अध्याय है, बिल्कुल है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना, माने उसके बारे में, सांपों के बारे में जानना और संवेदनशील बनाना। अच्छा, एक बताए थे कि भारत में केवल 4 प्रकार के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं, ठीक ना। 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन? नाग, दुबोइया, ठीक ना, दुबोइया और अफाई भी होता है, ठीक ना। और एक है, क्या था? नहीं याद है, बहुत बढ़िया। चलो ये बताओ, जो अजगर है वो कितने घंटे सोता है? 18 घंटे, ये पूछा हुआ एग्जाम में, ठीक ना। गाय कितने घंटे सोती है? 4 घंटे। बिल्ली कितने घंटे सोती है पता है? 12 घंटे। मनुष्य 6 से 7 मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम 7-8 घंटे कम से कम। अगर कम सोगे तो दिमाग तुम्हारा काम नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन होगा। इसलिए बोला जाता है कि आराम से सोइए। हाँ, कम से कम 8 घंटे।
चलिए, तो कह रहा है कि इसका उद्देश्य क्या करना है, मैंने बच्चों को संवेदनशील बनाना है कि पशुपालन आजीविका का एक अच्छा स्रोत है। बिल्कुल है, पशुपालन से भी लोग अपना गुजारा करते हैं। कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए। अच्छा, ये सांपों के बारे में कह रहा है ना, स्पेशली सांप के बारे में कह रहा है। तो सांप के बारे में, सांप की दृष्टि से तो जो पशुपालन है या सपेरों का जो आजीविका के स्रोत बन सकता है क्या, तो हम देखते हैं कि बनता है, लेकिन ये एबीएस के अनुसार नहीं, ये अवैध कार्य बिल्कुल है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। अच्छा, नहीं देखते हैं, इसलिए पकड़ पकड़ के लाएंगे जंगल से और सबको दिखाएंगे तो उनकी प्रजाति खत्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंटल को बहुत ही हानि पहुंचाएगा। सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो देखो, सीटेट का एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर कुछ ना समझ में आए तो जो सबसे लंबा आंसर होता है वही आंसर टिक कर देना। पॉजिटिव आंसर होना चाहिए और लंबा आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, आजीविका एक अवैध कार्य है, बिल्कुल है, ठीक ना। आजीविका के लिए अच्छा स्रोत है तो ये बिल्कुल गलत है। हम किसी की आजीविका के लिए हम किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं क्योंकि वो पर्यावरण के खिलाफ होगा। सपेरों के लिए अगर बच्चा सांप को नहीं देखा तो इसका मतलब क्या हम सपेरों को पकड़ लें, तो नहीं। तीन ऑप्शन ऐसे ही कट हो जा रहा है, तो जो चौथा ऑप्शन है वही क्या हो जा रहा है, सही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।